राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण सीरीज चला रहे हैं, जहां से कि 5 से 6 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, यकीनन आपको यहां से बहुत फायदा होने वाला है। पहला प्रश्न यहां पे पूछा है, इन विच ईयर कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग साइन लखनऊ पैक्ट। तो देखिए, लखनऊ पैक्ट में मुस्लिम और कांग्रेस यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में किसके द्वारा साइन किया गया था, कब किया गया था साइन। तो देखिए, जो यहाँ पे सेशन हुआ था, ये 1916 का सेशन हुआ था, जिसमें कि लखनऊ पैक्ट हुआ था और उसमें मुस्लिम और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक आपने आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यहाँ पे पूछा है, इन दिसंबर 1916 बोथ इंडियन, दिसंबर 1916 में इंडियन और नेशनल कांग्रेस एंड इंडियन मुस्लिम लीग हेल्ड देयर सेशन 8 दिसंबर 1916, यानी कि दिसंबर 1916 में मुस्लिम लीग और नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों का ज्वाइंट सेशन हुआ करता था। तो कहाँ पे हुआ करता था वो आपको बताना है। तो ज्वाइंट सेशन हुआ था, कब हुआ था, 1916 में। कब हुआ था, दिसंबर में। अगर पूछे कहाँ पे हुआ था तो ये हुआ था लखनऊ में। कब, कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल के किस अध्यक्ष ने तिलक तथा उनके समर्थकों को कांग्रेस में वापस ले लिया। तो यहाँ पे आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, अंबिका चरण मजूमदार। यानी कि 1916 में जो सेशन हो रहा था, कहाँ पे हो रहा था, 1916 में दिसंबर के समय में अमूमन हुआ करता था क्या, 26 से 28 दिसंबर के नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ करता था। और यहीं पर अंबिका चरण चरण मजूमदार जो थे वो क्या थे, आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। और यहीं पर जो ज्वाइंट सेशन हुआ करता था मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और अध्यक्षता किसने किया था, अंबिका चरण मजूमदार ने। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा कि कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन में, कब हुआ था, 1916 में, क्या किया था। तो एसएप्सिड कम्युनल इलेक्टोरल कॉलेज, या फिर तिलक वॉज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ अपकमिंग। देखिए, तिलक कभी भी नहीं बने थे, ठीक है। एसएप्सिड गांधी प्रपोजल, यहाँ पे नॉन कॉपरेशन तो 1920 में हुआ था, तो यहाँ पे कुछ बात ही नहीं है, जबकि 1916 में यहाँ लखनऊ अधिवेशन हुआ था। तो ऑप्शन, उग्रवादियों को निष्कासन, उग्रवादियों को निष्कासन नहीं किया था, बल्कि जो नरम दल और गरम दल थे उन दोनों को क्या करता था, वापस में मिला लिया जाता। तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक्सेप्टेड कम्युनल इलेक्टोरल कॉलेज। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि इन लखनऊ सेशन कांग्रेस 1996 बोथ मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स वर यूनाइटेड इन वॉज प्रेसिडेंटेड ओवर। यानी कि कांग्रेस के जो 1916 में जो अधिवेशन हुआ था, वहां पर नरम दल और गरम दल नेता एकजुट हो गए थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो अभी अभी हमने देखा इसकी अध्यक्षता किया था अंबिका चरण मजूमदार ने, अंबिका चरण मजूमदार ने। यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट हुआ था कब, 1916 में। इसको याद रखिएगा, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब चला था, तो 1914 से लेकर के 1918 तक चले थे प्रथम विश्व युद्ध। तो 1916 वर्ल्ड वॉर के दौरान ही आयोजन किया गया था 1916 लखनऊ समझौता। रिफॉर्म सजेशन इन द रिटर्न ऑफ द इंडियन सपोर्ट टू द ब्रिटिश वॉर एफर्ट, मतलब कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने, उस समय कौन थे, चैम्सफोर्ड ने ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए भारतीय समर्थन के बदले में भारतीय लोगों को सुधार के सुझाव मांगे थे। यानी कि समर्थन के साथ साथ उन्होंने दिया था कि विश्व युद्ध में हम क्या करेंगे, इसकी कुछ क्या दें, सुधार दें। जिसमें कि मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लीग का जो नेतृत्व कर रहा था वो मोहम्मद अली जिन्ना, जो वर्तमान में पाकिस्तान के पिता के नाम से जाना जाता है, मोहम्मद अली जिन्ना को। इस अवसर का उपयोग संयुक्त रूप से हिंदू मुस्लिम मंच के माध्यम से संवैधानिक सुधारों के लिए क्या था, दबाव बनाकर करना चाहते थे। ठीक, चलिए अगला, मतलब यहाँ पर ही सरोजनी नायडू ने, यहाँ पे सरोजनी नायडू ने ही मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम का युग दूत बताया था। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा।
अगला है हु वॉज फेमस एंड एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत के रूप में कौन प्रसिद्ध थे। तो अभी अभी हमने देखा जो कि वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, और इसको कौन बोला था, सरोजिनी नायडू ने। अगला प्रश्न, हु डिस्क्राइब द जिन्ना द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम, यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता का दूत इसको किसने बोला। तो ये सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को बोला था। यहाँ पे देख सकते हैं लखनऊ सेशन वॉज प्रेसिडेड बाय द अंबिका चरण मजूमदार। लखनऊ जो सेशन हुआ था 1916 में हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार थे, और यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग की ज्वाइंट सेशन हुआ था, जिसमें कि सरोजिनी नायडू गेव जिन्ना, सरोजिनी नायडू ने जिन्ना द टाइटल द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और इसी में सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम का युगदूत या राजदूत बताया था। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हैं। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, और यहीं पर सरोजिनी नायडू ने जिन्ना को उनके प्रयासों के लिए हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत की उपाधि दिए थे। दोस्तों, अभी तक आपने आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें, यहाँ से उनका भी भला हो जाएगा। होम रूल लीग के दो प्रमुख नेता कौन थे। तो देखिए, होम रूल लीग के दो प्रमुख नेता हुआ करते थे। तिलक, जो तिलक थे ये जो तिलक थे ये जो मुंबई प्रांत था, यहाँ पर ये प्रश्न यहाँ पे अभी हाल ही में बीपीएससी में भी इसको पूछा गया था। ठीक है, तो जो मुंबई यानी कि पुणे में थे, पुणे में यहाँ पर तिलक ने अपना होम रूल स्थापना किया था अप्रैल में, और वही फिर सितंबर के महीने में जो एनी बेसेंट थे उन्होंने भी होम रूल का स्थापना किया था, लेकिन इसने कहाँ किया था, मद्रास में। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यही देखिए हिमाचल प्रदेश पीछे 2011 में पूछा था, और ये बीपीएससी टीआरई में भी इस प्रश्न को पूछा गया था। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा कि तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लोगों को, ठीक है, जो होम रूल लीग हैं, किसने किसने बनाया था, तिलक ने और एनी बेसेंट ने। कब बनाया था, तो 1916 में बनाया था। ठीक है, दोनों अलग अलग जगह पे बनाए थे। बाद में क्या कर दिया कि होम रूल लीग, क्या HRM होम रूल लीग, और ठीक है होम रूल लीग दो एनी बेसेंट और तिलक ने, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। कब किया, 1918 में, यानी कि 1916 में बनाया और 1918 में दोनों को मर्ज कर दिया। अब फिर इन ये ठीक है, होम रूल लीग को फिर दोबारा पुनः 1920 ईस्वी में इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस में, यानी कि होम रूल लीग को HRL होम रूल लीग को 1920 ईस्वी में INC में इसको विलय कर दिया, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस में इसको क्या कर दिया, विलय कर दिया। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि यहाँ देख सकते हैं एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 को होम रूल लीग की शुरुआत किया था। कब, सितंबर 1916 में। तिलक और एनी बेसेंट की दो लीगों को 1918 में एक कर दिया, दोनों को क्या कर दिया, एक कर दिया। इसका मुख्यालय मद्रास के पास अडियार में था। इसका जो होम रूल लीग का मुख्यालय जो था ये मद्रास के अडियार में था। गोखले के सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को लीग में शामिल नहीं किया गया। जो गोखले था, गोपाल कृष्ण गोखले का एक संस्था था जिसका नाम था क्या, सोसाइटी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो ये पेपर में ये भी पूछा जाता है कि सर्वेंट क्या, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो ये किया था किसने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने इसको किया था। किसका, सर्वेंट ऑफ इंडिया लीग की स्थापना, और इसका सदस्य एनी बेसेंट यानी होम रूल में नहीं था। अखिल भारतीय होम रूल लीग 1920 में समाप्त हो गई और उसे महात्मा गांधी के अपना अध्यक्ष चुना, और जब एक वर्ष के भीतर यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या हो गया, विलय हो गया, और इसको कांग्रेस के में इसको क्या कर दिया, विलय कर दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि वेयर वॉज द मीटिंग ऑर्गेनाइज टू स्टार्ट होम रूल लीग इन बिहार। देखिए, होम रूल लीग तो बनाया गया, इसके अलावा बिहार में होम रूल लीग शुरू करने के लिए बैठक कहाँ आयोजित की गई थी, तो बिहार में आयोजित की गई थी पटना में। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पटना में कहाँ पर, तो 16 दिसंबर 1916 को
16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर पटना में स्थापित का था। देखिए एनी बेसेंट, कौन कौन, एनी बेसेंट और तिलक, इन दोनों ने क्या किया, होम रूल लीग की स्थापना किया। जो एनी बेसेंट ने किया था वो कब किया था, सितंबर में, और तिलक ने कब किया, तिलक ने किया था अप्रैल में। कब किया, अप्रैल में। कब, 1916, ये भी 1916 और ये भी 1916। और इसने किया कहाँ पे, पुणे में। और जबकि एनी बेसेंट ने कहाँ किया, मद्रास में। कहाँ पे, मद्रास में। इस सारे पॉइंट को ध्यान रखेंगे। उसके बाद इन दोनों को मर्ज कर दिया। कब किया गया, 1918 में। उसके बाद 1918 के बाद यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद फिर 1918 के बाद 1920 में इसको क्या किया, होम रूल लीग को, यानी कि होम रूल लीग को आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस में इसको विलय कर दिया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे पूछा है कि बिहार में होम रूल लीग की अध्यक्षता किसने किया था। तो बिहार में 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर, जो कि वर्तमान कहाँ है, पटना में है, स्थापित किया गया था। तो इसका जो अध्यक्ष था वो था मजहर, ठीक है, मजहर उल हुक। उपाध्यक्ष से सरफराज हुसैन खान और परनोंदिन, ठीक है, परनेंदु नारायण सिन्हा। ये वाला याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, अभी तक आपने आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, यहाँ से उनका भी भला हो जाए। निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम नेता एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में शामिल हुआ था। तो देखिए मुस्लिम लीग जो एनी बेसेंट थे, कौन, एनी बेसेंट, यहाँ पे देखिए जो ये एनी बेसेंट थे, ठीक है, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना किया। कौन, होम रूल लीग की, कब किया था, 1916 में। अब यहीं पे देखिए इसी होम रूल में, ठीक है, ये एक मुस्लिम लीडर हुआ करता था। कौन हुआ करता, मोहम्मद अली, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। कौन, मोहम्मद अली जिन्ना। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट के बारे में आपको बताना है, यानी कि द लखनऊ पैक्ट इवेंट टुक प्लेस इन द ईयर 1915। जो लखनऊ समझौता हुआ था वो 1915 में हुआ था। अभी अभी हमने देखा 1915 में नहीं है, जबकि 1916 में हुआ था। जो लखनऊ पैक्ट है कब हुआ था, 1916 में। अब यहाँ पे देखिए, तो ये पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, पहला तो एक होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर एक तो हमारे यहाँ पे गलत हुआ। जहाँ जहाँ एक है वहाँ वहाँ काट दो, तो ऑप्शन नंबर हमारा यही बच गया। ठीक है, लखनऊ समझौते में सरोजिनी नायडू ने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के दूत का खिताब बताया। अभी अभी हमने देखा सरोजिनी नायडू ने ही 1916 में मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू और मुस्लिम का युग या फिर एकता का युग बताया था या दूत बताया था। यहाँ देखिए अगला प्रश्न पूछा है, बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड द न्यूज़पेपर मराठा। यहाँ पे एक प्रश्न ये भी बन जाता है कि मराठा नामक जो न्यूज़ पत्रिका है वो किसने चालू किया था। देखिए ठीक है, जो मराठा है वो बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। पूछेगा कि किस भाषा में मराठा। देखिए दो, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दो पत्रिका चालू किया गया था। एक किया गया था मराठा, कौन सा, मराठा, और एक किया गया था केसरी, कौन सा, केसरी। ये दो पत्रिका शुरू किया था किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। कौन, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, अब ये देखिए जो मराठा था वो अंग्रेजी भाषा में, किस भाषा में, मराठा को अंग्रेजी भाषा में लिखा था, जबकि केसरी को मराठी भाषा में। किस भाषा में, केसरी को मराठी भाषा में। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। दोनों किसकी है पुस्तक, ये बाल गंगाधर तिलक की है। तो यहाँ पूछा है बाल गंगाधर तिलक ने मराठा समाचार पत्र किस भाषा में शुरू किया था। तो मराठा किस में किया था, अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वही अगर आपसे पूछ लिया जाता कि केसरी किस भाषा में क्या है, तो मराठी भाषा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, हु लॉन्च टू न्यूज़पेपर केसरी एंड मराठा। अभी अभी हमने देखा कि बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा नामक क्या किया है, पुस्तक, इन्हीं के समाचार पत्र को शुरुआत किया है। कौन, बाल गंगाधर तिलक ने। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है,
हु अमंग द फ्लोइंग स्टार्टेड गणपति फेस्टिवल 1893। तो 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव की शुरुआत किया था कौन? तो वही लोकमान्य तिलक, जिसे हम कहते हैं बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को हम क्या बोलते हैं? लोकमान्य तिलक। ठीक है, एक बात यहाँ पे रखिएगा, लोकनायक भी बोला जाता है। लोकनायक, लोकनायक किसको बोलते हैं? तो लोकनायक बिहार के जो जयप्रकाश नारायण है उनको लोकनायक बोलते हैं, और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक बोलते हैं। आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, इस तरीके से आप देख सकते हैं शिवाजी महोत्सव, जो आज भी महाराष्ट्र में इसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आज भी महाराष्ट्र में देखेंगे इस तरह से शिव जी का ये गणेश जी का गणेश उत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। चलिए, अगला यहाँ देख सकते हैं व्हाट, क्या लिखा है? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द तिलक बिहाइंड द सेलिब्रेशन ऑफ शिवाजी फेस्टिवल। जो बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी फेस्टिवल मनाया, उसका रीजन क्या था? तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने जो शिवाजी का जो फेस्टिवल किया था, वो उसका पीछे का रीजन क्या था? देखिए, इन्होंने दो जो पत्रिका चालू किया था, कौन कौन से? केसरी और मराठा। इस पत्रिका के माध्यम से लोगों को, ये लिखने में बहुत एक्सपर्ट थे, तो उसी पत्रिका के माध्यम से लोगों को भारत के प्रति राष्ट्रवाद को, प्रेम को बढ़ावा दे रहे थे, और इसी के लिए कि सभी लोग राष्ट्रवाद में जुड़े और राष्ट्रवाद के प्रति उनको प्रेम हो, संबंध हो, और इसीलिए उन्होंने क्या किया? फेस्टिवल भी चालू किया। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म, यानी राष्ट्रवाद का क्या हुआ? विकास हुआ। देखिए, बाल गंगाधर तिलक टू डेवलप द नेशनलिज्म अमंग द कॉमन पीपल एंड मेक देमसेल्फ अवेयर टू देयर फ्रीडम, यानी कि राष्ट्रवाद को विकसित करने के लिए इन्होंने बंगाल में मराठी और केसरी पत्रिका इन्होंने चालू किया, और इसके अलावा महाराष्ट्र में इन्होंने क्या किया? तो गणपति उत्सव भी इन्होंने चालू किया था। कौन? बाल गंगाधर तिलक ने। और बाल गंगाधर तिलक को क्या बोलते हैं? लोकमान्य तिलक। क्या बोलते हैं? लोकमान्य तिलक। ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं लोकमान्य तिलक, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, द स्लोगन फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल, ठीक है, आई शैल हैव इट। ठीक है, कहने का मतलब कि किसने बोला था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा? तो यही बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। कहाँ बोला था? तो 1916 का जो लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था, वहीं पर ये बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। अगला प्रश्न, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द होम रूल लीग इन बिहार? देखिए, बिहार में जो होम रूल लीग था, क्या? होम रूल लीग, इसका प्रेसिडेंट कौन हुआ करते थे? तो अभी अभी हमने देखा, जो उपाध्यक्ष ये पन्नंदू सिन्हा थे, लेकिन जो अध्यक्ष पूछा है तो वो यहाँ पे मजरूल हक हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं तिलक, दो समाचार पत्र इन्होंने तिलक ने चालू किया था, एक मराठा जो कि, और एक केसरी। जो मराठा था वो किस भाषा में लिखा गया था? ये इंग्लिश भाषा में, और जो यहाँ पे केसरी था वो केसरी मराठा भाषा में। तिलक द्वारा नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, इन्होंने बताया। और 1893 में गणपति महोत्सव का इन्होंने क्या किया? शुभ आरंभ किया। और 1895 में उन्होंने महाराष्ट्र के युवाओं के बीच शिवाजी का अनुकरण करने का उदाहरण देकर राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित करने के लिए शिवाजी महोत्सव भी मनाया। तो यानी कि आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि 1895 में शिवाजी महोत्सव और 1893 में गणपति महोत्सव। 1893 में गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव। ये किसने चालू किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। दोस्तों, अभी तक आपने आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। यहाँ से जरूर आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन हो रहा है। चलिए, अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ होम रूल लीग इन बिहार? तो वही प्रश्न आ गया दोबारा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर, जो कि पटना में है, पटना में
अभी है और पहले भी हुआ करता था, स्थापित है। अध्यक्षता किसने किया था? मजरूल हक ने किया था। उपाध्यक्ष सरफराज हुसैन। अगर यहाँ पे पेपर में ये पूछ लिया जाए कि बिहार की होम रूल लीग में उपाध्यक्ष कौन थे, तो हो जाएगा सरफराज हुसैन और ठीक है, परनेंदु नारायण सिन्हा। ठीक, तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार छात्र परिषद को संगठित क्या था? तो बिहार छात्र परिषद ठीक है, बिहार छात्र परिषद को जो संगठित किया था वो किया था राजेंद्र प्रसाद ने। पूछेगा कब किया था, तो 1908 ईस्वी में किया था। इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, बाल गंगाधर तिलक इंट्रोड्यूस द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ। बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोला था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं क्या करूंगा? लेकर रहूंगा। तो ये कब कहा था? तो अभी अभी हमने देखा, ये कहा था 1916 ईस्वी में, जो कि ये 1916 ईस्वी के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो अंबिकाचरण मजूमदार हुआ करते थे, और ये कहाँ पे? लखनऊ में हुआ था। और यहीं पर इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ज्वाइंट अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा, ही एस्टैब्लिश्ड अ ब्रांच अनुशीलन समिति इन पटना। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किया गया था। तो किसने किया था? तो सचिंद्र सन्याल ने किया था। किसने? सचिंद्र सन्याल ने। कहाँ पर? पटना में। ब्रिटिश शासनकाल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी? तो देखिए वो हो जाएगा रोलैक्ट एक्ट। तो रोलैक्ट एक्ट कब पास हुआ था? तो 1919 में हुआ था। और कब? मार्च में। मार्च 1919 में रोलैक्ट एक्ट पास हुआ था। और इसी के रोलैक्ट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी क्या कर रहे थे? महात्मा गांधी आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, अप्रैल में, यानी कब? 6 अप्रैल। 6 अप्रैल से महात्मा गांधी ने एक रोलैक्ट सत्याग्रह चलाया था। क्या चलाया था? रोलैक्ट सत्याग्रह। कब? 6 अप्रैल 1919 में। और इसी से लोगों को, यानी महात्मा गांधी का बाकी लोगों को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। जिसके कारण पंजाब में एक 2 लोग हुआ करते थे। एक का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल। और वो दोनों मिलकर के पंजाब के अमृतसर में क्या कर रहे थे? आंदोलन कर रहे थे। और किसी के रिहाई के खिलाफ? महात्मा गांधी की रिहाई के खिलाफ। और वहाँ पर जनरल ओडायर ने क्या किया? वहाँ पे आदेश दे दिया और वहाँ पे गोली चलवा दिया था, जिसके कारण वहाँ पे हजारों लोगों की जान चली गई थी। तो वो उसी को कहते हैं 13 अप्रैल। कब? 13 अप्रैल 1919 को क्या कहते हैं? जलियांवाला बाग का हत्याकांड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, रोलैक्ट एक्ट कब पास हुआ? तो 1919 में हुआ। और असहयोग आंदोलन 1920 में। असहयोग आंदोलन वापस कब लिया? तो 1922 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रोलैक्ट एक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि? देखिए रोलैक्ट एक्ट पास हुआ था कब? 1919 में। कब हुआ था? मार्च में। ठीक है, मार्च 1919 में। अब इसको राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध क्यों किया? क्यों विरोध किया? कि देखिए इसका जो रोलैक्ट एक्ट था, इसमें यह था कि बिना किसी सबूत के किसी भी व्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं? केस करके, मतलब कि उसको उसके खिलाफ कार्रवाई करके हम उसको जेल में डाल सकते हैं। और ना उसके खिलाफ अपील होगा, ना वकील होगा। और इसीलिए इस बिल को क्या बोला? काला कानून। ठीक है, तो अब वही कह रहा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध क्यों किया? तो कारण इसका यहाँ पे बताना है। क्योंकि देखिए टू इम्प्रीज द नेशनल लीडर्स चार्जिंग द ट्रेटर्स टू द नेशन, यानी कि इस बिल के अनुसार, इस अधिनियम के अनुसार जो भी राष्ट्रीय द्रोह का मतलब लोग होंगे, जो भी अगर आंदोलन करेगा तो उनको क्या करेंगे? बंदी बना लेंगे। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय नेताओं को क्या करना है? बंदी बना लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष में अंग्रेजों द्वारा पारित रोलैक्ट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था?
तो यहाँ पे 1919 में क्या था, कब क्या था, तो 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 1919 में। और जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था, जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल, ठीक है। और महात्मा गांधी 1915 को 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। 1911 में दिल्ली का दरबार आयोजन किया था और 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था करजन के समय में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था। तो देखिए 1915 में जब रविंद्रनाथ टैगोर को, किसको, रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में नाइटहुड की उपाधि दिया गया था। और जब 1919 में जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ तो उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। कौन, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला प्रश्न करने से पहले मैं बता दूं, अब अगर आप आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। जलियांवाला बाग का हत्याकांड कब हुआ था, तो अभी आप आंसर लगा ही सकते हैं, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न पूछा है कि जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था, तो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, ठीक। अगला यहाँ पे देखिए क्या है कि रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड, यानी कि जब जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अनाउंस कर दिया कि उन्होंने नाइटहुड की उपाधि क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। और इसके अलावा जलियांवाला बाग का हत्याकांड के जो हुआ था इसको समीक्षा करने के लिए अंग्रेज ने, ब्रिटिश सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था जिसका नाम था हंटर कमीशन या फिर हंटर आयोग, ठीक है। व्हाइट वॉश, ठीक है, कॉल द कमीशन, और इसी इमर्ज द इंडियंस कॉल द कमीशन एज ए व्हाइट वॉश। और ये रिपोर्ट सिर्फ ऐसे कुछ दिया, बोला कि कोई किसी की गलती नहीं है। और यहाँ पे हुआ करते थे माइकल ओ डायर हु अप्रूव द एक्शन ऑफ जनरल डायर, और माइकल ओ डायर था हु अप्रूव द एक्शन ऑफ डायर एंड वाज द असैसिनेटेड बाय द उधम सिंह इन द लंदन। और यहीं देखिए माइकल ओ डायर ने जनरल डायर को आदेश दिया कि वहाँ पर भीड़ को तितर बितर करें, लेकिन माइकल ओ डायर ने आदेश दिया और जनरल ओ डायर ने सीधा क्या कर दिया, गोलियां चलवा दी थी। और वहीं पर एक व्यक्ति हुआ करते थे उधम सिंह, जो वो सारे देख रहे थे इस कर्मकांड को। और फिर उधम सिंह ने क्या किया कि ये जनरल डायर थे इनको खोजने लगे, लेकिन इनकी पहले मृत्यु हो गई थी। तब जाके जिसने आदेश दिया था, यानी कि माइकल ओ डायर ने आदेश दिया था, और ये बैठा हुआ था कहाँ पे, लंदन में। तो ये उधम सिंह लंदन चले गए और वहीं पर माइकल ओ डायर को इन्होंने क्या कर दिया, मार दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि जलियांवाला बाग में किस अंग्रेज अफसर ने गोलियां चलवाई थी। तो देखिए किसने गोलियां चलवाई थी, तो ऑप्शन नंबर अभी हमने देखा, जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी। किसने, जनरल डायर ने। यहाँ देखिए जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 19 उस समय बैसाखी का दिन था। गांव के लोग डॉक्टर सत्यपाल और सफेदुन किचलू ये दोनों गिरफ्तारी के विरोध में एक समावृत्ति, ठीक है, जलियांवाला बाग में एक मेले में होने के लिए अमृतसर गए थे। और पंजाब में मार्शल लॉ लगा था, यानी कि मार्शल लॉ का मतलब होता है धारा 144, जहाँ पे 2 या 2 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते, जहाँ पे चार से अधिक लोग एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था, जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो माइकल ओ डायर था। और भारत के वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जनरल डायर के क्षेत्र में गए और सभी निकास मार्ग अवरुद्ध कर दिए, यानी कि जो भी वहां से निकलने वाले जो था वो सारे रास्ते को उन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया, और उसके भीड़ के ऊपर क्या कर दिया, गोली चलवा दिया, ठीक है। माइकल ओ डायर जो थे ये पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, और जो एरिया का जो क्षेत्र था वहां पर था जनरल डायर। इसको ये कहने पर जनरल डायर ने क्या कर दिया, गोली चला दी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए
अगला प्रश्न करते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति कौन सी थी? तो अभी अभी हमने देखा वो था हंटर कमीशन। जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ तो इसको मैंने कि जलियांवाला बाग को हत्याकांड को रिपोर्ट करने के लिए देखने के लिए कि क्या है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया जिसका नाम था हंटर आयोग। दोस्तों अभी तक आपने आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें अगर इस तरीके से रेगुलर सेशन देखना चाहते हैं तो। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो देखिए सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? जनरल ओडायर को नहीं, जनरल ओडायर को नहीं मारा था, जनरल डायर को नहीं मारा था, माइकल ओडायर को मारा था। क्योंकि जनरल ओडायर पहले ही मर गए थे। कब मारा था? तो 1940 में। कहाँ मारा था? तो ये लंदन में। किसने मारा था? तो उधम सिंह ने। क्यों मारा था? क्योंकि जलियांवाला बाग के हत्याकांड में माइकल ओडायर ने जनरल डायर को गोली चलाने के आदेश दिया था, इसीलिए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहे हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्नलिखित में से किसने मारा? ठीक है, जनरल डायर। तो किसने मारा? तो ये उधम सिंह ने मारा। किसने मारा? उधम सिंह ने मारा। देखिए जनरल डायर को नहीं मारा, जनरल ओ डायर को मारा है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? तो लंदन में उधम सिंह ने मारी थी। कब मारी थी? 1940 को। कब मारे थे? उधम सिंह ने। और ये जनरल डायर नहीं, जनरल ओ डायर है, ठीक, या माइकल ओ डायर इसको कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन किससे प्रारंभ किया? तो खिलाफत जो आंदोलन है वो प्रारंभ किया था मौलाना अबुल अली मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ये इन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। कब किया था? तो 1919 ईस्वी में। अगला है देखिए कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों प्रमुख नेता हुआ करते थे। ये मोहम्मद अली है, ये मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना दूसरा व्यक्ति थे। चलिए अगला यहाँ पे देख सकते हैं, जो खिलाफत आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन खिलाफा इस्लाम परंपरा में उन्हें पैगंबर मोहम्मद उत्तराधिकारी, धार्मिक नेता और मुस्लिम पवित्र स्थलों के संरक्षण और रक्षक माना जाता था। जो खिलाफत आंदोलन शुरू क्यों हुआ? देखिए ये टर्की उस क्षेत्र में, उधर वाले क्षेत्र में जो खलीफा हुआ करता था वो इसी इस्लाम परंपरा के उसे पैगंबर यानी दूत बोला करता था और उसी के खिलाफ में लोग उनको मतलब कि अभद्र या शब्द या उसको बेइज्जती कर रहे थे। और इसी के कारण से जो भारतीय लोग थे, भारतीय मुस्लिम थे, उसी के खिलाफ क्या कर रहे थे? खिलाफत आंदोलन उन्होंने चालू किया था। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की सुल्तान या खलीफा पर संधि लागू किया, जो कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की का हार हुई थी और उसी को खलीफा को सत्ता हटा दिया गया था। और 1919 में अली बंधुओं शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना आज़ाद, अजमल खां और बाकी नेताओं ने खिलाफत आंदोलन को शुरुआत कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से किस महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन में भागीदारी भ्रष्ट न की थी? तो देखिए ये जो खिलाफत आंदोलन था ये मुस्लिम के लिए था, मुस्लिम के लिए खिलाफत आंदोलन था, लेकिन महात्मा गांधी इसका अध्यक्षता कर रहे थे, इसलिए जो मोहम्मद अली जिन्ना था मुस्लिम लीग के यहाँ पे जो अध्यक्ष जो प्रतिनिधित्व कर रहा था मोहम्मद अली जिन्ना, इनको बुरा लगा कि महात्मा गांधी तो हिंदुत्ववादी नेता है और ये खिलाफत आंदोलन मुस्लिम के लिए है, ये क्या कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने भर्त्सना किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो यहाँ पे महात्मा गांधी का चुना गया था। दोस्तों अभी तक आपने आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रथम सत्याग्रह चालू किया था 1917 में। कहाँ पर? चंपारण, जो कि वर्तमान कहाँ है? बिहार में है। किसके कहने पर? राजकुमार शुक्ल। क्यों किया था? तो वहाँ पे 3 कठिया पद्धति लागू था, इसीलिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें कि उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रारंभ किया? तो आंसर हो जाएगा कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह, इसको ध्यान रखेंगे। अगला है, भारत में महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के तरीकों का प्रथम प्रयोग कहाँ किया? तो ये चंपारण में किया। कब किया? तो 1917 में।
कब किया? 1917 में। महात्मा गांधी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से कब भारत लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। कब? तो 9 जनवरी को। इसलिए 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। अगला है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी, ठीक है, तो किसके कहने पर? ये राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी जी चंपारण में आए थे, ठीक है। और ये चंपारण में ये कहाँ मिले थे? तो 1916 में जो लखनऊ में समझौता हो रहा था, लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा था, वहीं पर राजकुमार शुक्ल गए थे और वहीं पर महात्मा गांधी से ये राजकुमार शुक्ल मिले थे और वहीं पर उनकी मुलाकात हुई और इसके बाद उन्होंने बिहार आने को प्रेरित किया, जो कि 1917 में ये कहाँ आए? चंपारण। चलिए, अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी पर मुकदमा चलाया। तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। बिहार में जाओगे कहाँ पे? मोतिहारी, जो उधर बापू धाम है, रेलवे स्टेशन है बापू धाम, अभी भी मोतिहारी में, तो वहाँ जाएंगे तो वही मोतिहारी में महात्मा गांधी के खिलाफ गया, मोतिहारी, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने किया था 1920 ईस्वी में, ठीक। चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं क्या है कि 1915 में गांधी जी 46 वर्ष की आयु में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। पेपर में ये कई बार पूछा जाता है कितने वर्ष की आयु में भारत लौटे थे? तो 46 वर्ष की उम्र में। 1895 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के नस्ली भेदभाव से लड़ने के लिए नटाल कांग्रेस की स्थापना किया था। कहाँ पे? जोहान्सबर्ग। ये कहाँ है? तो साउथ अफ्रीका में ही है और जोहान्सबर्ग ही को यहाँ पे सोना बहुत होता है। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका। भारत में पहले वर्ष उन्होंने जरूरतों को समझने के लिए पूरे भारत की यात्रा की। देखिए, गोपाल कृष्ण, जब ये महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से 1915 ईस्वी में भारत आया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले से मिले और गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने कहा कि देखो महात्मा जी, अगर आपको फेमस होना है, अगर जनता को समस्याओं को देखना है, सुनना है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है, तो सबसे पहले आप क्या करो? कुछ मत करो, पूरे भारत में दौरा करो 1 साल तक, उसके बाद आप फिर आंदोलन करेंगे। तो उसी तरीके से उन्होंने, उन्हीं के कहने पर, गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर महात्मा गांधी ने पूरे भारत का क्या किया? दौरा किया। और फिर 1916 में गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के विचार का प्रचार करने के लिए वो फिर निकल पड़े। चलिए, अगला प्रश्न करने से पहले मैं बता दूं, अभी तक आपने आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर इस तरह से रेगुलर सेशन देखना चाहते हैं। ये महत्वपूर्ण सेशन है और यहाँ से आपको जरूर फायदा मिलेगा, आप देखिएगा, ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो अभी अभी मैंने बताया, ये थे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए, अगला प्रश्न पूछा है क्या? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ द महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे और इन्होंने ही, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि अगर आपको देखना है तो भारत का पूरा दौरा करो। महात्मा गांधी की अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग कहाँ किया? तो ये किया चंपारण, बिहार में। कब किया था? 1917 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए, रॉलेट एक्ट की बात करें तो ये कब हुआ? 1919 में। खेड़ा की बात करें तो 1918 में। अहमदाबाद मिल, तो ये भी 1918 में। पहले अहमदाबाद मिल हुआ था, उसके बाद खेड़ा हुआ था। ये मार्च में हुआ था और ये सितंबर या अक्टूबर। चलिए, अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल द गांधी महात्मा ऑफ फॉर द फर्स्ट टाइम? यानी कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने ही कहा था महात्मा। और बापू किसने किया था? तो बापू सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला है, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कब चलाया? तो महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह जो अभियान चलाया था, वो चलाया था चंपारण के सत्याग्रह में। कब? 1917 में। देखिए कितने कहाँ कहाँ इस क्वेश्चन को पूछा गया, इसलिए ये सेशन में कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको जरूर पेपर में देखने को मिलेगा। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया? तो राजकुमार शुक्ल ने किया। अभी तो हमने इसको देख लिया ही है। अगला प्रश्न, चंपारण में 3 कट्ठा प्रारंभ किया गया। 3 कट्ठा का मतलब हुआ कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में नील की खेती करनी होती थी। 3 कट्ठा में से 20 कट्ठा में से 3 की कट्ठा, ऑप्शन ए, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित आंदोलन में से महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था? तो ये अहमदाबाद मिल में ही पहली बार उन्होंने भूख हड़ताल किया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल? तो वही सम आंसर क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। कब लौटे थे? तो 9 जनवरी को, 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को। इसलिए 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस रूप में मनाते हैं। अगला है, भारतीय नेटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ किया गया? तो साउथ अफ्रीका में किया गया था और ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, भारतीय नेटाल कांग्रेस की स्थापना। अगला पूछा कि 1918 में महात्मा गांधी ने डैश के खेड़े जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह किया था। तो कहाँ पे किया था? गुजरात में किया था। चलिए अगला प्रश्न पूछा है 1918, तो वही सेम हो जाएगा, तो अहमदाबाद यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, चंपारण आंदोलन। देखिए, चंपारण गांधी फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द इंडिया। भारत में गांधी का पहला असहयोग आंदोलन कहाँ था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन 1920 में हुआ था, लेकिन पहला अगर पूछ लिया जाए तो 1917 में हो जाएगा। भारत में गांधी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, और गांधी जी का पहली भूख हड़ताल। तो भूख हड़ताल सबसे पहले आपको क्रोनोलॉजिकल पहले ऑर्डर में लगाना है। तो भूख हड़ताल कब हुआ था? बाद में होता है। गांधी जी का पहला असहयोग आंदोलन और भारत में गांधी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। और भी ऑप्शन होगा, इसका आंसर नीचे दिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सेमी क्वेश्चन था। तो कुल मिला के आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि फिर लंबी सेशन हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप इसी तरह से रेगुलर सेशन देखना चाहते हैं तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आई एग्जाम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। यहाँ से जरूर पेपर में आपको 8 से 10 प्रश्न देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।